हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टेट स्पेशल में मुग़ल साम्राज्य यानी 4th लेसन को पढ़ेंगे। ये सीटेट, यूपी टेट और बीटेट जो स्पेशल वीडियो बनाती हूँ, इसमें पूरे इंटरनल क्वेश्चन रहते हैं और उसके डिटेल्स रहते हैं। मुग़ल साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत विस्तृत है। आपको इसमें पहले आप डिटेल्स इसके बारे में जान लीजिए, फिर मैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्यूज निकालूंगी, जिसे आप देंगे तो इसको पढ़ने के बाद उसे देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी होगी। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना जाना और कितने आपके आंसर सही हुए। तो पहले आप इसको देख लीजिएगा और जो सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फिर वो लेसेंट वाली वीडियो मुग़ल साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं उसे विशेष करके टेट स्पेशल ही देखने में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड, मुग़ल साम्राज्य काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मुग़ल साम्राज्य चला है। इसके बारे में पूरे क्वेश्चंस डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। तो हाँ, इससे पहले फ्रेंड आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ लाइक कर दें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। और जो मैं भी थोड़ा मेहनत करती हूं तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ये एनसीईआरटी के बुक क्लास 7th के 4th लेसन में है। आप लोग जिनके पास बुक है वो लोग देख लेंगे। ये 4th लेसन है मुग़ल साम्राज्य। इससे संबंधित जो भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको बता रही हूँ। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जितने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखते हैं पूरे वो क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि जितने मैं बोलती हूँ उससे भी कई और अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुग़ल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुग़ल दो मतलब ये जो कथन है 1 और 2, इसे आप पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखिए, कथन 1 और 2 और ऑप्शंस A, B, C, D यहाँ है। तो इनमें कौन दोनों कथन सत्य है या असत्य? तो मैं बार बार कहती हूँ कि इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये असत्य। यहाँ पे पूछा जा रहा है कथन कौन असत्य है। इस पर अगर भी आप थोड़ी सी भी सावधानी नहीं देंगे तो आपका एक एक नंबर कटता हुआ चला जाएगा, और अगर आप ध्यान देंगे तो आपके एक एक नंबर आपको प्लस में जुड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ असत्य पूछ रहा है, नहीं कि सत्य। तो आप इसे देखिए। इसका सही जवाब मैं बता दूं, डी होगा, क्योंकि ये दोनों कथन हैं तो ये दोनों कथन सत्य है। ये न तो सत्य, न तो ये 1 सही है और न ही ये 2। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि मुग़ल के जो 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, उसमें माता की ओर से चीन के और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के वंश से तथा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बीपीएससी हो या एसएससी हो या टेट हो, ये सब में नेट तक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सत्य असत्य करके, और कथन और कारण वाले। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इस पर ध्यान बहुत देने की ज़रूरत रहती है। ये देखिए, यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, तो यहाँ असत्य में ये ए सही है। क्यों सही है इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि मुग़ल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वे चंगेज खां से जुड़ी हुई स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों की, जो चंगेज खां ने नरसंहार से संबंधित थी किया था, इसके कारण उसे वो मंगोल कहलाना नहीं पसंद करते थे। व्यक्तियों के नरसंहार से वो संबंधित है। क्योंकि वहीं दूसरी ओर मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ये बात आपने सुनी, इससे कई क्वेश्चन बन रहे, इसलिए आपको ध्यान दे करके बातों को सुनना होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पढ़े और उसका सही आंसर एक जान गए तो उससे हमें याद रहती है। जब तक किसी चीज़ के बारे में हम डिटेल्स नहीं जानते तो उसके आंसर सही नहीं पूरे हो पाते, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हो वो वहाँ पे नहीं आने वाले हैं। वहाँ पर क्वेश्चन वो अपने अनुसार
सेट करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको डिटेल्स रहेगी तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाकर दिया गया तो आप उसके बारे में आंसर सही दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुलेमित है? ये देखिए, ये खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, मेरे ख्याल से आप लोग सभी ये बाबर के द्वारा जो लड़ी गई युद्ध है इसके बारे में जानते होंगे। अगर जो नहीं जानते वो मेरी वीडियो को देखकर आंसर जानकर आज के बाद जान लेंगे। यहाँ इस पर ध्यान देना है कि युग्म सुलेमित सही है, यहाँ असत्य नहीं, यहाँ सत्य पूछा जा रहा है कि कौन से सही है। तो सही है ये देखिए सी, क्योंकि यहाँ पर जो 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके किया था और 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा और राजपूत राजाओं उनके समर्थकों को हराया था। तो ये दोनों जो थे ये सत्य सही नहीं थे मैच, और ये जो थर्ड और फोर है ये सही है। तो इस प्रकार ये आप ये चारों को सीधा सीधा कॉपी पर लिख लीजिए और उसे एक बार देख लीजिए, जिन्हें नहीं आती होगी उन्हें। वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये युद्ध आप लोग सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? ऑप्शन आपके सामने हैं, 5 सेकंड में आंसर दीजिए। सही जवाब है दिल्ली एवं आगरा। देखिए 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली युद्ध की थी और इसमें दिल्ली एवं आगरा पर उसने कब्जा कर लिया था, और इसी युद्ध के बाद बाबर को ने अपने को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया? तो यहाँ होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, उसे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन 1, 2, 3 है। ये तो आपने कथन देख लिया, अब यहाँ फोकस करना है कि कथन पूछ क्या रहा है। तो कथन को देखिए, ये सत्य पूछ रहा है यहाँ, तो अब इस पर फोकस कीजिए। आपने कथन को पढ़ लिया, इस पर ये देख लिया कि यहाँ पर सत्य पूछा जा रहा है। अब इसे देखिए, तो ये जब आप तीनों कथन पढ़ेंगे तो ये तीनों कथन जो है ये तीनों ही सत्य हैं, ये सत्य है। क्योंकि देखिए 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया गया था और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को अपने ही साम्राज्य में मिला लिया गया था। और अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। इस प्रकार ये तीनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो पहले यहाँ पर आपको ये देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है उसे ध्यान देने की जरूरत है कि सावधानी पूर्वक पढ़िए और फिर उसमें कौन सत्य है ये खोजिए। तो इसे आप देखिए, आप इसे पढ़िए और सत्य पूछा जा रहा है। क्या तीनों कथन सत्य हैं? नहीं, इसमें सी सही होंगे क्योंकि 1 और 2 जो कथन है ये सही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल की ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है, के साथ विवाह किया था। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। शहजादे सलीम, जिसे जहांगीर भी कहा जाता है, के विद्रोह के कारण अकबर की अंतिम वर्षों के दौरान उसकी सत्ता लड़खड़ाई थी। अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और उसने बरार, खानदेश एवं अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार से ये
देखिए, जो आप 3 देखेंगे तो अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन को अभियान में नहीं मिलाया, तो उसने मिला लिया था, तो ये असत्य है और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खुर्रम किसका बेटा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खुर्रम जो था वो जहांगीर का पुत्र था। खुर्रम के बारे में बता दूं कि राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था, जो बाद में शाहजहां कहलाया। इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया। साथ ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? सही जवाब है अकबर ने। औरंगजेब के जो पुत्र अकबर थे, उसने अपने पिता के औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसमें उसको मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली। यह सबसे बड़ा कारण था, जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि अकबर की राजपूत नीति तो बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर लिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते होंगे। समय नहीं गवाते हुए सही जवाब आगरा। और जिन्हें नहीं जानकारी हो उसे थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता दूं, ताकि वो इसके बाद से नहीं भूले और उन्हें भी ये बात की जानकारी रहे कि शाहजहां जब बीमार हुए थे, तब उसने दारा सिकों को शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा, और बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। यद्यपि यह घोषणा विधिवत रूप से नहीं हुई थी। इसी कारण से शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत अन्य 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। तो ये औरंगजेब बहुत ही कट्टर था। आप लोग उसके बारे में अगर पढ़े हैं तो जानकारी होगी, वरना वीडियो देखते रहिए, आपको सारी डिटेल्स जानकारी पता चलती रहेगी। आप कम से कम वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें फ्रेंड्स, तभी कोई भी चीज़ आपको याद होंगे, समझ में आएंगे। वरना आप कहेंगे कि आपकी वीडियो देखे, मेरे तो क्वेश्चंस नहीं अच्छे से दिए, पेपर नहीं गया। एक बार देखने से, एक बार में कोई बच्चे न चलना सीखते हैं, ना खाना बनाने में निपुण होते हैं, ना पढ़ाई करने में। कोई भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तभी आप पूर्ण रूप से उसे जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है मुगल उत्तराधिकार के संबंध में कथन पर विचार करने। ये देखिए, और फिर सीधे आप ये कथन 2 देख रहे हैं, इस पर सीधे नीचे फोकस कीजिए कि कथन में सत्य पूछ रहा है। तो ये सत्य पूछ रहा है, ये आपने देख लिया। अब आप इसे कथन को पढ़िए और पढ़कर आंसर दीजिए। तो यहाँ सत्य कथन केवल 2 है। क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत वे सहस्राब्द की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में कैसी मतलब नियम थे और वो किन चीज़ों में विश्वास करते थे। ये दोनों चीज़ आपको मालूम हो गया। और अगर क्वेश्चन पूछेगा सहस्राब्द क्या है, तो वो भी आपको अभी मैंने बता दिया कि वो एक प्रथा थी जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था।
और वे मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार की मैंने ज्येष्ठ जो पुत्र है वही बनेंगे, ये चीज़ पे भी विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? सही जवाब है बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को, यानी 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अपने स्टेट में, अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो मतलब टेट स्पेशल तो है ही, लेकिन ये एनसीईआरटी के बुक से बने हैं, तो सीबीएसई वाले भी बच्चे इसे देखेंगे तो उन्हें हिंदी में देखकर उन्हें समझ में आएगी, क्योंकि सीबीएसई तो बुक में डिटेल्स है, बुक है, लेकिन एक होता है कि रटन प्रणाली क्वेश्चन है, उसके आंसर रट लिए। समझने के लिए आपको जिन्हें दिक्कत होती है वो भी इस वीडियो को बच्चे को दिखाएंगे, पेरेंट्स या खुद बच्चे देखेंगे तो उन्हें बहुत मतलब आप स्वयं देख सकते हैं कि अगर आपको इससे सहयोग मिलता है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापा मार पद्धति शुरू की? मुगल साम्राज्य में बहुत सारे क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं और आते रहेंगे, और मुगल को दिल्ली सल्तनत है, ये सब चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री में तो तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे प्राचीन हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक हो, सभी का अपना अपना एक बहुत महत्व है। और यकीन जानिए सभी बच्चे भागते हैं हिस्ट्री से, लेकिन जब आप देखेंगे जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे भी बच्चे वो भी बोलते हैं कि मम्मा मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगता है, तो मैं उसे जगह जगह ले जाकर घुमाती हूँ। और मैं अभी हाल में ही दिल्ली ले जाकर के सभी चीज़ वहाँ पर का घुमाई उसे। आज का ये नियम कहता है कि बच्चों को स्पष्ट आप दिखाइए, प्रमाण दिखा करके जब आप उसे दिखाएंगे तो वो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। और मैं अभी बिहार में सासाराम का में शेरशाह का मकबरा है, वहाँ भी ले गई थी, वहाँ भी मैंने उसे दिखाया। तो जब आप वो दिखा करके स्पष्ट रूप से बताएंगे कि तो उसे सन इसमें सभी अच्छे लगेंगे और सब कुछ उसे जानकारी हो जाएगी, और फिर वो उसे बोर नहीं लगेगा। इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति क्या थी, पहले ये भी जानिए। तो यहाँ पहले आंसर देख लेते कि छापामार पद्धति शुरू किसने किसके ये विरुद्ध में किया गया था। तो मराठा शासक शिवाजी के बारे में। ये जो मराठा शासक शिवाजी थे वो औरंगजेब के विरुद्ध छापामार पद्धति को शुरू करते थे। और ये क्या था, तो मैं अगर ज़्यादा इसमें बताऊंगी तो आगे मतलब लंबा बहुत वीडियो खींच जाएगा, तो थोड़ा मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ, क्योंकि आप जो मैं लूसेंट का बनाऊंगी आप उसे देखिएगा, उसमें मैं ये सब बारे में भी बताते जाऊंगी, और आप उसे देखिए, ज़रूर देखिएगा। आप उसके मुग़ल साम्राज्य को तो पूरा आपको उसके 1-2 वीडियो में, मैं 3 वीडियो में उसे कंप्लीट करूँगी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सत्य है? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि सत्य पूछ लिया, उसके बाद आप इसे पढ़िए और फिर कूट को मिलाना है। ये देखिए, तो यहाँ सत्य पूछा है, सही जवाब है 1 और 3। ये क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुग़ल सेवा में आने वाला नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। ये बात आप जान गए। अब मनसबदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था ये बता दो। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही नहीं होती थी। मनसबदार प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था। वह किसी को भी मनसब
दे सकता था। तो मनसबदारी प्रथा भी मुग़ल साम्राज्य का बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें मेन यही सब क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बस आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, ऑडियो और वीडियो के द्वारा पढ़ाई बहुत अच्छे से याद होती है। और ये मनसबदार क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग के गलत होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन है और यहाँ पर सत्य पूछना है, इसे ज़रूर ध्यान देना है और यहाँ विचार करना है। तो विचार तो आप करेंगे, आप क्वेश्चन को कभी भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 2-3 बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रेंड कंपटीशन है, वहाँ पर कुछ प्रेशर बन जाता है एग्जामिनेशन हॉल का। तो उसमें आते हुए भी ऐसा नहीं है सभी तैयारी के कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पूरा एक संतुलन में बना कर रखने पर ही आप सही से आंसर देकर आने के बाद आप घर में मिलाएंगे, अरे ये तो क्वेश्चन आ रहा था, ये तो आ रहा था। तो वही होता है कि नर्वस नहीं होना है, उसे पढ़ना है, समझना है। जो क्वेश्चन जब हार्ड लगे आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, जो आपको अच्छे से समझ में रही उसे भी ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर के नज़रअंदाज करते, एक बार पढ़ के नहीं, 1-2 बार पढ़कर ध्यान दे करके इस बात को तब आंसर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर बता दूँ मैं आपको, ये होगा, इसके बारे में बता दूं कि क्यों ये सत्य है। क्योंकि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। तो देखिए, मनसबदारी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे संबंधित मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताते जा रही हूँ। और मनसबदार इक़्तिदारों की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे और न ही उन पर वो प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार था। यह राजस्व उन्हें नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन जरूर आएंगे, आना ही आना है। तो यहाँ पर कथन और कारण, इसे देखिए, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण को भी ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये जो कूट है उसमें आप सही बताइए। देखिए, कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों को बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया। और कारण कह रहा है ताकि उन जागीरों को राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो ये जो कथन एवं कारण है दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आपको पढ़कर ही ध्यान में लग रहा है कि नहीं ये तो सही है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, यहाँ पर है कथन एवं कारण के संदर्भ में निम्न प्रश्न पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करना, क्वेश्चन इसी तरह से आपको आते रहेंगे, लेकिन थोड़ा घुमा करके कभी इस तरह से, तो उसी में लोग फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। तो ये कथन एवं कारण के संदर्भ में प्रश्न पर विचार कीजिए। तो कथन को पढ़िए, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। कारण, औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिले हुए राजस्व में गिरावट आई। देखिए, यहाँ ये कथन सही है, लेकिन कारण जो है ये गलत है, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कम होता था, जिसका कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि थी। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार रखना पड़ता था तथा जागीरों की संख्या में कमी आए। तो ये बात सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो देखिए, किसी ग्राम की मुखिया के लिए भी
के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था या किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए राजस्व इकट्ठा करने के लिए किया जाता था? इसमें सही जवाब है दोनों के लिए, क्योंकि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह ग्राम का मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल इसके लिए ही जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। तो ये बात अभी आपको जमींदारी के बारे में क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं प्लीज कह रही हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा पूरा। जब्त तो ये राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को कहते थे। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित किया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। यह जब्त व्यवस्था गुजरात एवं बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाई थी। तो ये सारे बात कुछ थे, इसे आप अगर डिटेल्स पढ़ लिए, समझ लेंगे, तो क्वेश्चंस कहीं से भी आए, सही आंसर होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ अकबर से संबंधित है। जब भी अकबर से संबंधित इतिहास की बात होगी तो जाहिर सी बात है हम अकबरनामा को राइट करेंगे। लेकिन इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। अबुल फजल जो है, अकबर के शासनकाल के इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा था और इसका शीर्षक अकबरनामा रखा था। तो एक तो ये पता चला गया कि अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने। उसमें क्या थी? अकबर के बारे में थी। यह कितने जिल्दों में थी? 3 जिल्दों में थी। और जिल्दों में, इसमें पहली जिल्द में क्या था ये भी मैं बता दूं कि जो ये 3 जिल्द थी, तो पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान था। जब दूसरी जिल्द की बात आएगी तो पूर्वज के बाद जाहिर सी बात है शासन काल आएगी, तो दूसरे जिल्दों में अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण देती है। और तीसरी जिल्द आईनी अकबरी है। इससे अकबर के प्रशासन, उसने शासन काल की दे दी। और अब तीसरी में वो जिल्द में आईने अकबरी में है। इसमें अकबर के प्रशासन घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बहुत अच्छा अकबरनामा था और ये 3 जिल्दों में थी और तीनों में अलग अलग घटनाओं की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, मुगल से संबंधित विभिन्न विभाग एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे कॉपी पर सीधा लिख करके बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। बाद में फिर इस टाइप के क्वेश्चन आए गलत हो तो मुझे ये मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं था। चलिए, ये देखिए, मेरा यहाँ पर उद्देश्य वीडियो बना करके किसी तरह का कोई लाभ कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को अधिक से अधिक मैं जानकारी दे सकूँ, जिससे आप लोग को जानकारी मिले और आप लोग कुछ लाभ उठाएं। आप लोग किसी के भी अगर कुछ भी मेरे वीडियो से सुनने से, मेरे ज्ञान को आप लोगों तक बांटने से फ़ायदा मिलता है तो यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगे। मेरा उद्देश्य यही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर करें, क्योंकि मुझे कोई प्रोफेशनल इसके लिए काम नहीं करना है। मैं सिर्फ अपनी इच्छा से, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इस उद्देश्य से मैं वीडियो बनाती हूँ।
चलिए ये देखिए, और ये यहाँ आंसर है। ये यहाँ पर सूची 1 और 2 में कौन सुलेमित हो रहे हैं ये बताइए। ये देखिए, इसमें सही जवाब है, यहाँ देखिए, ये जो है मैं आपको बता दूं, प्रांत के शासक। तो प्रांत के शासक को क्या कहा जाता? तो प्रांत के शासक को ये देखिए सूबेदार कहा जाता था। और जो है प्रांतों के वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसे दीवान कहा जाता था। ये आप सीधा सीधा लिख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और धार्मिक एवं धर्मार्थ दिए जाने वाले कार्यों के मंत्री सदर कहलाते थे, और का ये काम था। और जो है सेना नायक, तो सेना नायक की बात आएगी तो फौजदार। इस प्रकार से यहाँ देखिए इसमें कौन से मिल रहे हैं? बी। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ वैसे डिटेल्स। ये देखिए आंसर भी आपको दिख रहे हैं, और ये देखिए इसके बारे में कि प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को अकबर ने निर्धारित किए थे। इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी, मैंने बताया था कि तीसरे जिल्द में आईने अकबरी में प्रशासन की चर्चा थी, और दूसरे जिल्द में साम्राज्य की थी, और पहले जिल्द में उनके जीवन की वृत्तांत थी। तो चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिसे सूबा कहा जाता था। एक एक बात को आप पॉज करके कॉपी पे लिख लें, नोट कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और नहीं तो वीडियो को 2-3 बार सुने। जिसे सूबा कहा जाता था, सूबों के प्रशासकों को सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों का सहयोग भी प्राप्त था। सदर धार्मिक और धर्मार्थ दिए जाने वाले कार्यों का था। फौजदार सेनानायक का था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, और बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी। तो ये जितने यहाँ पर थे, इससे मैं अधिक आपको डिटेल्स बता दी। और कुछ जो जो इनके प्रशासन विभाग में मेन थे उसके बारे में मैंने बता दिया कि बख्शी किसे कहते थे, कोतवाल किसे, फौजदार किसे, ये सभी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में किया गया? करीब आप लोग सभी जानते होंगे, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ विचार कीजिए, कथन 1 और 2 आपके सामने है, और यहाँ सत्य पूछ रहा है, इसे आप ध्यान दीजिए। तो पूछ रहा है विचार कीजिए, कथन क्या है कि अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा की। देखिए कथन पढ़ के भी आपको क्वेश्चन बन रहे हैं कि इबादत खाना में क्या की चर्चा होती थी, और इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मध्यता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। निम्न कथनों में से सत्य कौन है? तो यहाँ ये दोनों कथन जो है ये देखिए ये सत्य है। 1500 देखिए मैं आपको बता दूं 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों के जरस्थ्रो धर्म के अनुयायियों उलमेलाओं ब्राह्मणों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में होती थी। इन्हीं विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मध्यता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन एवं असमंजस पैदा करती है। यही अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। इसीलिए कहा जाता है कि अकबर की धार्मिक नीति बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? जाहिर सी बात है कि उसके बारे में सब कुछ लिखा अबुल फजल ने, तो अबुल फजल ही होंगे। उन्होंने ही मदद की थी, अबुल फजल ने ही सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि को अकबर की मदद की थी और शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ विचार करना है। कथन 1, 2, 3 आपके सामने है और यहाँ सत्य ही पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर इसे पढ़ें और यहाँ पर ये देखिए सत्य कौन पूछ रहा है, यहाँ पे सत्य पूछ रहा है। तो मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित किए जाते थे। मनसबदारी के बारे में हमने आपको बताया है, आप देखिए। नेक्स्ट कथन है सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना अधिक होता था। और तीसरा है जात पद के द्वारा मनसबदारों में रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। तो यहाँ सत्य पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए ये 2 और 3 तो गलत है। इसके बारे में आप ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो जानेंगे 1 सत्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन देखें, ये सी केवल 1 ये जो है ये सही है, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। और जो 2 और 3 है ये तो असत्य है, क्योंकि पद एवं वेतन पर निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात के प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक बढ़ जाती थी तथा वेतन भी उतना ही अधिक होता था। सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारों की संख्या भी तय थी। तो फ्रेंड्स ये कुछ पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुग़ल साम्राज्य से थे जो मैंने इस चैप्टर में, मुग़ल साम्राज्य पर एक अलग ही चैप्टर बने। नेक्स्ट लेसन से मैं चलूँगी तो आपको मैं अगला लेसन आ जाता है शासक और इमारतें। उसके बाद का लेसन है नगर व्यापारी और शिल्पी जन, और उसके बाद का है जातियाँ, खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए दूसरे जगह के समुदाय। तो ये 3 लेसन को अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी इन सब से जो, लेकिन ये मुग़ल साम्राज्य बहुत इम्पोर्टेंट था तो मैं इसको एक वीडियो में केवल इसे ही दी हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चन सेशन ऑब्जेक्टिव वाले रहेंगे जिसमें आपको इसमें अगर जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो उसे आप उसमें पूरा कर लेंगे। आप ज़रूर देखिएगा इसका वीडियो को मेरे मुग़ल साम्राज्य का। मैं अभी इससे पहले मध्यकालीन को मैं इसी तरह चलते जा रही हूँ, एक पूरे डिटेल्स वीडियो बना रही हूँ टेट स्पेशल में, और फिर एक क्वेश्चन सेशन वाली बनाती हूँ जिसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं करती हूँ। उसमें क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। उसमें मुग़ल साम्राज्य को मैं 3 पार्ट में करीब बना करके उसको 100 से ऊपर क्वेश्चन बनवा उसमें डालूँगी, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना है। और हाँ फ्रेंड्स, चलते चलते एक बार फिर कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रेंड।